इंटरनेशनल बिजनेस का, जिसके अंदर हमने चीजें डिस्कस करी थी कि जब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग जो है बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री होता है तो उसको हम पर्टिकुलर इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, जिसके अंदर हमने पूरा इसका कंसेप्ट पढ़ा था, किस तरीके से जो इसको किया जा सकता है, क्या बेनिफिट होता है इंटरनेशनल बिजनेस से, किसी भी नेशन को क्या बिजनेस है, किसी फर्म को। उसके बाद हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो किया था डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है उस चीज को। आज हम अभी जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे, मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरीके से जो है एंट्री किया जा सकता है। तो फर्स्टली मेथड क्या है, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग रेफर्स टू द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द होम कंट्री टू अ फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्टिंग सिंपली मतलब ये है कि जब आप अपने गुड्स या सर्विसेज को अपनी कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में बेच रहे हो तो उस चीज को हम एक्सपोर्ट कहते हैं, जबकि वही आप दूसरी कंपनी से अपने यहाँ खरीद के ला रहे हो तो उसको हम पर्टिकुलर इंपोर्ट कहते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हेन अ फर्म एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन और फ्यू लोकल मैन्युफैक्चरर इन फॉरेन कंट्रीज टू गेट सर्टेन गुड्स प्रोड्यूस्ड एज पर इट्स स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर क्या एक फर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर से फॉरेन कंट्रीज में जाकर, जिसके अंदर वो क्या पर्टिकुलर किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करवाती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पेसिफिकेशन होती है उस पर्टिकुलर चीज में। तो इट इज ऑल्सो नोन एज आउटसोर्सिंग। इसको हम आउटसोर्सिंग के रूप में भी जानते हैं, जो कि हम पहले भी कई सारे चैप्टर में इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो बात करें प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट लाइक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट टू बी यूज लेटर फॉर मेकिंग फाइनल प्रोडक्ट लाइक कार। लाइक जो भी ये प्रोडक्ट आपने यूज किया, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट लाइक कार हम उसको एक पर्टिकुलर एक अलग जो पर्टिकुलर कंपनी है किसी फॉरेन कंपनी में भी करवा सकते हैं। असेंबलिंग ऑफ कंपोनेंट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट सच एज असेंबलिंग ऑफ टायर, सीट, टेक्सटाइल एंड स्कूटर। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग तो आपको पहले भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी इसके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद जो चीजें हम बात करें, परमिटिंग अनदर पार्टी इन फॉरेन कंट्री टू प्रोड्यूस and sell goods under their trademark, patent or copyright in lieu of a free called royalty is termed as licensing। पर ये इस टाइप की परमिट कर देते हैं कोई फॉरेन कंट्री में हम उस पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेच सकते हैं उनके ही लेकिन ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह को लेकर, तो उस चीज को हम लाइसेंसिंग कहते हैं। व्हेन देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड पेटेंट बिटवीन फर्म इज कॉल्ड क्रॉस लाइसेंसिंग। और जब दो में म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं किसी भी चीज को तो वहां पर क्रॉस लाइसेंसिंग भी हो सकती है। फ्रेंचाइजिंग भी उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, बट इट इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। लेकिन ये सर्विसेज के प्रोविजन से पूरा कनेक्शन होता है कि पूरी जो वर्ल्ड वाइड है उसका जो सर्विस है लगभग एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे पिज्जा हट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ये सारी एग्जांपल है कुछ लीडिंग फ्रेंचाइजर जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। अब फोर्थ कंसेप्ट है आपका जॉइंट वेंचर का। जॉइंट वेंचर मींस एस्टैब्लिशिंग अ फर्म दैट इज जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर इंडिपेंडेंट फर्म। दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट फर्म जो है जॉइंटली मिलकर जब काम करती है तो इस चीज को हम जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। और इसको हम इसके कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम ला सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग एन इंटरेस्ट इन लोकल कंपनी। फॉरेन इन्वेस्टर क्या करती है, किसी लोकल कंपनी में इन्वेस्ट करके भी जॉइंट वेंचर कर सकती है। लोकल फर्म एक्वायरिंग एन इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म। एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म में क्या कुछ अपना इंटरेस्ट उसमें ले सकती है। बोथ द फॉरेन एंड लोकल एंटरप्रेन्योर जॉइंटली फॉर्मिंग अ न्यू एंटरप्राइज। और ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन और लोकल दोनों इकट्ठे होकर किसी नए एंटरप्राइज में क्या करते हैं, अपना जॉइंट वेंचर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फोर आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉइंट वेंचर हो गया, आपको लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, ये फोर पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, wholly owned subsidiaries when a foreign company is acquired by a parent company by making 100% investment। हम किसी पर्टिकुलर कंपनी में क्या करो 100% इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी कैपिटल में, तो क्या होता है wholly owned subsidiaries। A wholly owned subsidiary in a foreign market can be established either by setting up a new firm altogether to start operation in a foreign country or by acquiring and establish। या तो तुम क्या करो एक नई कंपनी को डायरेक्टली आप शुरू कर दो, या फिर कोई कंपनी जो ऑलरेडी है उसके सारे इक्विटी शेयर्स को खरीद लो। तो उस टाइम पे भी जो आप इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर चले जाते हैं। बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपोर्ट के टाइम पे यूज करते हैं। सबसे पहली बात इंपोर्ट, मैंने आपको क्या बताया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही चीजें हैं, बट जो है इंपोर्ट वाला आपका जो थोड़ा सा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोफोर्मा इनवॉइस हो गया। अब प्रोफोर्मा इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल एज टू द क्वालिटी, ग्रेड, डिजाइन, साइज, वेट एंड प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एंड द टर्म्स एंड कंडीशन विच
देयर एक्सपोर्ट विल टेक प्लेस। तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्रोफोर्मा इनवॉइस में लिखा होता है। नेक्स्ट आपका क्या इंपोर्ट ऑर्डर या फिर इंडेंट बोल सकते हैं, किस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, इन विच इंपोर्टेड ऑर्डर्स फॉर सप्लाई ऑफ रिक्विजाइट गुड्स टू द सप्लायर। थर्ड आप याद रख सकते हैं शिपमेंट एडवाइस का। शिपमेंट एडवाइस क्या है, एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस टू द importer for informing him that the shipment of goods has been made. It contains invoice number, bill of lading या फिर एयरवेज बिल नंबर, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये इसके अंदर होती है। उसके बाद बिल ऑफ लैरिंग हो सकता है, बिल ऑफ एंट्री हो सकता है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं आप एक एक बार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेकर। और बाकी अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा तो ऑफ कोर्स जो है आपको चीजें क्लियर होंगी। बिजनेस स्टडीज में मेनली आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप हेडिंग अच्छी तरीके से याद कीजिए और अंदर का मैटर आप एक्सप्लेन कैसे भी करेंगे थोड़ा चलेगा, नो प्रॉब्लम। सिक्स्थ आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसको भी हम यूज करते हैं। इसके अंदर जो है इंपोर्टर बैंक की गारंटी गिवन होती है, और ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो इसके अंदर यूज किया जाता है। अब लेकिन बात करें कि अगर हम शुरू में बात करें तो हम विदेशों से जो चीजें ना तो खरीदते थे ना बेचते थे, तो इन सबको मैनेज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इसके लिए एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका और जो एग्जिस्टेंस में आई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल ट्रीटी रेक्टिफाइड गवर्नमेंट लेजिस्लेटर और उसके जो मेंबर्स हैं उन सब ने मिलकर स्टार्ट किया, ताकि जो है हम क्या करें इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को बढ़ावा दे सकें। तो इस चीज के लिए ये काम करती है। इवन अगर किसी कंट्री को पैसे वगैरह की जरूरत होती है तो भी, मतलब बिजनेस से रिलेटेड, तो भी उसमें हेल्प करती है। और ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर आता है। ये क्या, कोई भी ट्रेड प्रॉब्लम होती है कंट्रीज के बीच में तो उसको सॉल्व कराने का काम इसका होता है, WTO का, जिसका फुल फॉर्म भी आपको डेफिनेटली याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है WTO का ऑब्जेक्टिव्स। टू रिड्यूस द ट्रेड टैरिफ्स एंड बैरियर्स इंपोर्टेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज। इनकी कोशिश होती है कि कोई भी कंट्री है ना, अगर उसने कुछ बैरियर्स लगा रखे हैं सो दैट कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पा रहा है, तो उसको कम से कम करने की कोशिश करती है। To improve the standard of living, create employment, increase income and effective demand and facilitate higher production and trade. तो ये भी सारी जो चीजें हैं इसका मेन मोटिव है। To maintain sustainable development by optionally using world resources to promote an integrated, more viable and durable trading system among the nation. तो ये 3-4 आपको ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे तरीके से याद रखने हैं। बात करें अब फंक्शन के बारे में, किस तरीके का फंक्शन ये करता है, तो सबसे पहली बात हो रही है आपका इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी बैरियर है उसको रिमूव करने का काम कराता है। कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसको सेटलमेंट कराने की तरह भी ये काम करता है। टू इंश्योर दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी एक्ट में उनके पर्टिकुलर एक्ट है तो वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, जितने भी कंट्री ने और जो है मेंबरशिप लिया हुआ है WTO का। लेइंग डाउन अ कॉमनली एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ उनके नॉर्मली कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको फॉलो करना होता है। उसके बाद रिव्यूइंग ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्री, और जो अपनी मेंबर कंट्री है उनको उनका ट्रेड किस तरीके से चल रहा है वो सारी चीजों का रिव्यू करना भी उनका ही काम है। कोऑपरेटिंग, उसके बाद कोऑपरेशन वो कराते हैं IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, जो क्या करती हैं लोन देने का काम करती हैं किसी भी कंट्री को, किसी भी इंडस्ट्रीज को एंड ऑल, जो मतलब अच्छे लेवल की होती है, तो उन सब के साथ भी इनका अच्छा रिलेशन होता है। तो इस तरीके से जो WTO है वो काम करती है। बात करें कुछ ना कुछ इंटरनेशनल ट्रेड में डेफिनेटली जब इतने सारे फायदे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगी। तो प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ले हेडिंग से। लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है जब एक ट्रेडर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिस्क के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स जब आप दूसरी कंट्री में करने जाओगे तो उतना जो है ना रिस्क डेफिनेटली आपको ज्यादा ही मिलेगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उस कंट्री का अलग टाइप का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो इसलिए वो जो गवर्नमेंट का डेफिनेटली कंट्रोल होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो वहां पर जो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। डिफरेंस इन लॉ, जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग लॉज बने होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारे रूल्स उसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। पेमेंट में डिफिकल्टी आती है क्योंकि हर किसी कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है और कई बार जो है पेमेंट करने में सामने वाली पार्टी क्या पता आपकी करेंसी ना लेना चाहे, वो अपनी ही लेना चाहे, तो ऐसे में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, फॉरेन ट्रेडर के बारे में उतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है जितनी ज्यादा कि हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट में मतलब ट्रेडर की होती है। तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम भी है इंटरनेशनल ट्रेड के। तो यही है आपका पूरा का पूरा
चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जो भी डिमांड करेंगे डेफिनेटली, अभी आप क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले हैं तो डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो डेफिनेटली अपलोड होती रहेंगी।